संघ का आदेश हुआ है विस्तृत कंसेप्ट के लिए। उससे मैं हाजिर हूँ। श्रमण गुरु प्रसाद लुधियाना पंजाब से। आज महाप्राण जोगिंद्र नाथ मंडल जी का जन्मदिन भी है। तो सभी साथियों को, सभी श्रमणों को, बहनों को, भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आ, जोगिंद्र नाथ मंडल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सभी को। उनका जन्म 29 जनवरी 1904 में बडियाल, जो बंगाल में था। उस समय उसको ब्रिटिश इंडिया एरिया में ही आता था। तो उनका जन्म 29 जनवरी 1904 में हुआ था। 1947 में आज़ादी के समय जो विभाजन हुआ, उसमें वो पूर्वी पाकिस्तान में वो हिस्सा चला गया। तो फिर पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, जो आज के समय में जिसको बांग्लादेश में कहते हैं। और वहां पे वो पूर्वी पाकिस्तान में 1947 से लेके 1950 तक कानून और न्याय मंत्री रहे। विभाजन से पहले उन्होंने बाबा साहब के साथ काफी सहयोग किया, इकट्ठे काम किया। और हम कह सकते हैं कि बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का जो प्रमुख श्रेय जाता है, उन्हीं को जाता है, जोगिंद्रनाथ मंडल जी को जाता है। और ये एक तरह की संघ कह सकते हो, संघ की ताकत बनी थी उस समय, जिसके जरिए बाबा साहब संविधान सभा तक पहुंचे। मंडल जी की शिक्षा कोलकाता विद्यापीठ गवर्नमेंट ब्रिजमोहन कॉलेज से हुई थी। और ये पाकिस्तान से फिर 1950 में वापस भारत आ गए। और फिर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने बनाई थी, उसमें भी काम किया। और अंतिम सांसें उन्होंने पश्चिम बंगाल के बनगांव में 5 अक्टूबर 1968 को ली। ये संक्षिप्त जानकारी मैंने महाप्राण समर्थ जोगिंद्र नाथ मंडल जी के बारे ये में सर सबको पता है। साझी की। और विस्तृत जानकारी के विषय में विशेष जानकारी आज विशेष सर विशेष दिवस है, विषय विशेष में होगी, वो दी जाएगी। वो सभी लोग तब समझेंगे पूरी। अब हम समर संघ के बारे में, समर के बारे में जो हमने बात रखनी है अपनी, उस पे है। तो हमारा समाज, समर, वे पुराने महाभारत, जम्बूद्वीप, गोंडवाना लैंड, जो आज के समय में हम जिसको कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, चीन का कुछ हिस्सा, वो लोग हैं, वही लोग हैं जिसको हम महाभारत तो इसको कहते थे उस समय, जो सम से समता, समानता, समान, समर्थ आदि के सिद्धांत पर चलने वाले थे। समन या मूल निवासी या बहुजन कह सकते हैं। इसके विपरीत असमान, असमान लोगों को वम या उल्टी उल्लट थे। समता के सिद्धांत के उनको वमन या भमन कहते हैं। बुद्ध के समय तक दोनों प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, समण और वमन। बुद्ध के पहले सिर्फ समण ही थे। प्राचीन काल में समण शब्द कहीं
विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि इसको संस्कारित किया गया, और संस्कारित करके इसको संस्कृत में बदल के श्रमण बना दिया गया, और श्रमण के साथ साथ इसका अर्थ भी बदल दिया गया। श्रमण से श्रमण बदलने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि श्रमण और श्रमण के अर्थ भी एक ही होते। पर श्रमण को जब वमनों ने श्रमण कहा, तो इसका अर्थ बदल दिया, और बदल कर श्रमिक या श्रम करने वाले, मजदूर, लेबर या कर्मचारी या छोटे नीति वाले बता दिया। जबकि समर समाज वही है जिसमें प्रियदर्शी, अशोक सम्राट, बुद्ध, अशोक सम्राट और बुद्ध या बुद्ध जो महासमर महाविश्व गुरु हैं, समर कबीर, समर नामदेव, समर गुरु घासीदास, समर गाडगे, समर ज्योतिबा फुले, समर दुर्बलनाथ, समर सुदत्त जिन्हें अनाथ पिंडक भी कहते हैं, समर जीवक, दुनिया का सबसे बड़ा फिजिशियन व सर्जन, समर चंद्रगुप्त मौर्य जिसने समरों की सबसे पहली सेना बनाई, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने वाले समर डॉक्टर अंबेडकर, समर उधम सिंह, समर पेरियार, और अब तक के करोड़ों अरबों समर। समर से श्रमण करते ही सम्राटों से श्रमिक बना दिया। पुराने समय में सभी समर थे, समर सैनिक, समर किसान, समर राजा, समर सेनापति, समर व्यापारी, समर गुरु, समर शिकारी, समर डॉक्टर, समर इंजीनियर, समर लेखक, समर पाठक, समर उद्योगपति, समर जज, समर वकील, सब समर ही समर, ऐसा मैगस्थनीज की इंडिका में भी वर्णन है। और बुद्ध के धम्म सुत्त निपात इत तक दमपद में भी उदाहरण मिलते हैं। हमारी पुरानी भाषा पाली में शा, रा, त्र, री, रु, हलंत, आधारा, औ, ई, श्रा, श्रमण शब्द ही नहीं है। समर शब्द बहुत व्यापक है। ईरान से बर्मा, मंगोलिया से श्रीलंका, सिंगल द्वीप तक समणों का महाभारत जम्बू द्वीप रहा है। कोई कोई व्यक्ति जो समण नहीं होता था, उसे समण लोग वमण कहते थे। समणों की संख्या अगर 10,000 होती थी, तो वमन एक आध पाया जाता। समय बीतता गया, समण से श्रमण हुआ, समण संघ टूटा और 6,743 टुकड़ों में बिखर गया। समण की पहचान, समण की राष्ट्रीयता खत्म हो गई। वमनों ने समणों से सीखकर संघ बनाया और अपनी पहचान बनाई। आज वमन को वामन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वमनों ने अपने अंदर सैकड़ों टूट के बाद भी जातियां नहीं बनाई। वे आज भी अपने को वमन समाज कहते हैं, इसे जनवाते हैं। जबकि आज अपनी समर संघ की पहचान याद रखने में हम लोग नाकामयाब रहे। बुद्ध महासमर थे और साफ साफ समणों को कह रहे हैं, समण संघं शरणं गच्छामि, पर समण समझ नहीं पा रहे हैं। बुद्ध खुद भी संघ में ही रहते थे, अपने धार्मिक लोगों के संग में, और संघ और हम अपने संग में रहते थे। गृहस्थ लोगों के समणों के समर संग में, समता में रहने वालों को समण, ममता में रहने वालों को वमन, इसलिए समण साधु शांत चित्त वाले को भी कहा गया। कहीं कहीं समण का अर्थ भिक्षु भी कहा गया है।
पर यह ज्यादा व्यापक नहीं है, बहुत ही सीमित है। क्योंकि बुद्ध ने हमेशा अपने धार्मिक लोगों के संघ को भिक्षु संघ, भिखुड़ी संघ, उपासन पर विराजमान को उपासक संघ, उपासिका संघ ही कहा है। वैसे चारों संघ भी समर संघ का हिस्सा है। क्योंकि बुद्ध ने जिसको सिखाया, यदि वो वमन भी था तो धम्म सीखने के बाद वमन से समर हो गया होगा। नियम के अनुसार भिक्षु संघ में एक भी वमन नहीं हो सकता। यदि कोई अपने आप को वमन कहता है तो वह भिक्षु हो ही नहीं सकता। अतः आज आप सरल भाषा में यह कह सकते हैं कि जो जो वमन नहीं है वो सभी समण हैं। समणों, समण, समणी आदि हैं, परंतु वमणी शब्द कहीं नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि वमन ब्राह्मण शब्द का स्त्री, फीमेल, वमणी या बमणी शब्द है ही नहीं। अर्थात ये सिर्फ नर ही यहाँ आए, जहां से भी आए हैं। नारी साथ लेकर नहीं आए थे। यह बात डीएनए से भी सिद्ध होती है। सम और असम दो शब्द हैं, पर वम का अर्थ बिल्कुल अलग उल्टा होता है। सम मतलब जो समता में है, असम जो समता में नहीं है पर विपरीत उल्टा नहीं है। वम जो विपरीत विरुद्ध उल्टा है। वमन व्यक्ति वो है जो उल्टा उल्टी विचारधारा का है। इसलिए असम असमण को वमन नहीं कह सकते। यदि आप किसी व्यक्ति को यह पूछेंगे कि आपका संघ कौन सा है, तो दो में से एक ही जवाब मिलेगा, समर संघ या वमन संघ। समर संघ का संस्थापक कोई व्यक्ति या जानवर नहीं है। इसकी स्थापना खुद ब खुद हुई है। प्रकृति इसकी संस्थापक है। सुरक्षा और विकास इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जो वस्तु या जीव, पेड़ पौधे आज अपनी स्थिति में विद्यमान हैं, वे सभी अपने संग के कारण से ही सुरक्षित और विकसित हैं। जो चट्टानें सघन हैं वे विद्यमान हैं, बाकी रेत की भेंट चढ़ गई। जो पानी इकट्ठा है वो समुद्र है। जो मिट्टी सघन है वो खेत है। जो पौधे झुंड में हैं वो आज विद्यमान हैं। जो मछली, समुद्री जीव आज तक झुंड में तैरते हैं वो अभी बचे हुए हैं। जो जानवर जंगल में झुंड में हैं उनका अस्तित्व है। अभी जो चींटियां, दीमक, मधुमक्खी झुंड में रहती हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह संघ में है वो शिकारी है, वे बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति संगठनों में, जातियों में बटे पड़े हैं या अकेले पड़े हैं वे शिकार हैं। संघ में रहने का एक भी नुकसान नहीं है और संघ से बाहर रहने के हजारों नुकसान हैं। जो लोग संघ में रहते हैं उनके पास हर वो चीज होती है जो प्रकृति ने दी है या जो मनुष्य ने बनाई है। धन दौलत, शिक्षा, घर मकान, खेत खलियान, मोटर कार, फैक्ट्री, दुकान, देश विदेश की यात्रा, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़ा, दवाई, सुरक्षा, संपन्नता, जेवर आदि सब कुछ। और जो संघ से बाहर रहते हैं वे गरीब, बीमार, अनपढ़, भूखे, नंगे, बेकार, मजदूर, मजबूर आदि। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है कि जो व्यक्ति संघ में रहता है वो भिखारी या याचक हो। आदि काल में समण संपन्न थे, मालदार थे। एक गरीब याचक बमण हमेशा समण के दरवाजे पर आकर याचना करता था, भीख मांगता था। समण लोग भीख देते थे, पर वमणों ने संघ बनाया और आज समण याचक है, वमन के दरवाजे पर भीख मांगते हैं। संघ बनाते ही बाजी पलट गई। संघ में असीम ताकत है। संघ कमजोर को ताकतवर बना देता है। जो संघी संघ में रहते हैं वो संघ की ताकत को पहचानते हैं। कुछ लोग जो अपने को किताब पढ़कर बुद्धिजीवी कहते हैं वो समझते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है। कुछ लोग अच्छा पैसा रखते हैं वे समझते हैं दौलत ही सब कुछ हासिल हो सकता है दौलत से। जो लोग राजनीति करते हैं वो समझते हैं राजनीति से सब कुछ हो सकता है। कुछ लोग अति धार्मिक हैं वो समझते हैं कि
हर व्यवहारिक समस्या का निदान यही है। केवल कुछ लड़के जो दल बल, सेना, सैनिक, सिपाही, आर्मी चलाते हैं, वह समझते हैं शारीरिक ताकत से सब कुछ है। कुछ लोग संविधान का रट्टा लगाते हैं, संविधान बचाए ही बचाएगा। कुछ लोग आरक्षण को बचाने में लगे हैं, जो गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक संगठन में लगातार चंदा वसूलते जा रहे हैं। वे समझते हैं कि हमारा सामाजिक संगठन ही समाज को बचाएगा। पर पिछले कुछ सालों में सब कुछ गलत सिद्ध हुए हैं। आज पढ़े लिखों की संख्या जैसे पीएचडी, डॉक्टर, प्रोफेसर, एमफिल, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, व्यापारी, अफसर, राजनेता और नौकरशाह की भरमार है। पर सारे अधिकार तो चले गए, जबकि ये बढ़ने चाहिए थे। आज लोगों के पास पहले से 1,000 गुना ज्यादा पैसा है। 50 लाख परिवार तो संपन्न परिवारों से भी की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास पैसा, नौकरी, घर, गाड़ी, शिक्षा सब कुछ है। कुछ के बच्चे तो विदेशों में भी पढ़ रहे हैं। आज कुछ लोग व्यापारी भी हो चले हैं और छोटे मोटे कारखाने भी हैं। मतलब पिछले 70 सालों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी लोकसभा और विधानसभा, नगर पालिका में पूरा पूरा मिला हुआ है। आज तक एक भी आरक्षित सीट खाली नहीं रही है। हर साल सैकड़ों धम्म दीक्षा भी ले रहे हैं। बौद्ध धम्म भी बढ़ रहा है। लड़के भी जोर लगा रहे हैं। जगह जगह सैकड़ों प्रदर्शन भी हो रहे हैं। संविधान को बचाने की भी कवायद चल रही है। जगह जगह लोग संविधान को बांट भी रहे हैं। संविधान को सिर पर भी उठाकर संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। आरक्षण भी लोग खूब बचा रहे हैं। आरक्षण यात्रा, आरक्षण बचाओ रैलियां खूब हो रही हैं। और सामाजिक संगठनों की तो बाढ़ सी आ गई हुई है। हर गली में 10-10 प्रधान मिलेंगे, वो भी राष्ट्रीय स्तर के। फिर भी सारे के सारे अधिकार चले गए। फिर भी राजनीति खत्म हो चुकी है। फिर भी अधिकार खत्म, नौकरियां खत्म, शिक्षा खत्म। फिर भी फंडामेंटल अधिकार खत्म। फिर भी भुखमरी बढ़ी है। फिर भी गरीबी बढ़ी है। ऐसा क्यों? जबकि बुद्ध के समय, अशोक सम्राट के समय हम समर्थ थे, पत्थरों पर लिखते थे। हम ही उन पत्थरों को की किताबों को पढ़ते थे। अक्षर हमने ही बनाए, हमने ही खोजे। हमारे समर जीवक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तक्षशिला समर यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और सबसे बड़े प्रतिभाशाली भी थे, जो सिर का भी ऑपरेशन किया करते थे। सुदत्त मतलब अनाथ पिंडक हमारा सबसे बड़ा व्यापारी था, जो ईरान तक माल भेजता था। अस, अशोक हमारा समर महाराजा था। बुद्ध हमारे समर विश्व गुरु थे। सेना हम, सेनापति हम, पंडित हम, ज्ञानी हम, उद्योगपति हम, शिक्षक हम, पाठक हम, व्यापारी हम, किसान हम। बुद्ध के पिता सबसे बड़े किसान थे। सब कुछ हम थे। समण सब कुछ थे। वमन सिर्फ याचक भिखारी थे, जो समणों के दरवाजे पर भीख मांगने आते थे। आपने किस्से पढ़े होंगे किताबों में। एक दरिद्र याचक वमन समण के दरवाजे पर याचना करता है। पर कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि कोई गरीब समण वमन के दरवाजे पर याचना करता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि हम समण संग में रहते थे, साथ साथ रहते थे। एक साथ रहना, एक साथ बैठना, एक साथ काम करना, एक साथ लड़ना, एक साथ जीतना। कोई समाज या देश बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला, जान माल संपन्न हो सकता है, पर अगर वह समाज इकट्ठा नहीं है तो सुरक्षित नहीं है। और उसकी संपन्नता, पैसा, समृद्धि को कोई भी आकर लूट सकता है। इसलिए संघ में ही सुरक्षा है।
जंगल में जानवर पढ़े लिखे नहीं है, घर बार पैसा कारोबार नहीं है, पर सुरक्षित है। जब तक झुंड में संग में रहते हैं, मधुमक्खी झुंड में रहती है, सुरक्षित है। शेर भी तब तक ही सुरक्षित है जब तक झुंड में संग में है। अकेले शेर को गीदड़ भी मार देते हैं। समुद्र में मछली भी झुंड या संग में रहती है तो सुरक्षित है। जो झुंड में है वो ताकतवर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, गरीब है या मालदार है, चाहे नेता है या आम आदमी, चाहे बुद्धिस्ट है या किसी और मत का, चाहे संविधान को मानता है या असंविधान को। चोर भी झुंड में ही चलते हैं, डाकू भी झुंड में जाते हैं, सेना भी झुंड में चलती है, बुद्ध भी झुंड में चलते थे। संघ ही झुंड है। जो संघ में रहेगा उसके बच्चों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक नियम है, संघ का नियम है, प्रकृति ने ही बनाया है। इसलिए हम सबको संघ में, हमेशा संघ में रहने की आवश्यकता है। अब मैं कुछ बैंक, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथियों में, हमारे समाज में खासकर कुछ ना जानने की, ना समझने की भी प्रॉब्लम है। लोग समझते नहीं है, और कुछ हमारे साथी प्रॉपर गाइड भी नहीं करते। बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए या किसी भी फाइनेंस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में रहते हुए हम समाज की सेवा बहुत अच्छी तरह से संघ के रूप में कर सकते हैं, संघ को फायदा पहुंचा सकते हैं अगर हम उनको प्रॉपर गाइड करें। जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जिनको लोग भगा देते हैं सीटों से, उनको हम प्रॉपर समझाएं। उनको बस जिस तरह वित्तीय सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में हम उनको स्कीमें बता सकते हैं, प्रॉपर सेविंग की कौन सी स्कीमें हो सकती हैं जहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। जिस तरह सेविंग अकाउंट का तो पता है, लेकिन सेविंग प्लस का नहीं पता, आरडी अकाउंट का प्रॉपर नहीं पता है, टीडीआर एसटीडीआर में फर्क नहीं पता है, सुकन्या समृद्धि का नहीं पता है, पहला कदम, पहली उड़ान बच्चों के खाते उनके बारे में नहीं पता है। तो अगर हम इन चीजों को समझें, समझने की कोशिश करें, तो हम सेविंग के रूप में, जैसे सुकन्या समृद्धि बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए 250 मिनिमम और 1.5 लाख मैक्सिमम हर साल खाते में जमा कर सकते हैं। और 0 से 9 साल तक के बच्चे के लिए खुलता है खाता, और अच्छी रिटर्न मिलती है। इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हैं 21 साल तक की उम्र तक। यदि हाँ 18 साल के बाद में मैरिज के लिए सिर्फ बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, या शायद स्टडी के लिए भी उसमें है कुछ फैसिलिटी। तो इस तरह के खाते हमारे लोगों को पता ही नहीं है। समझने चाहिए, बात करनी चाहिए और बताने चाहिए। हमारे समाज के जो बैंकिंग सेक्टर में बैठे हैं उनको चाहिए कि आगे समाज में ये चीजें डिलीवर करें, बताएं। पहली उड़ान और पहला कदम और पहली उड़ान बच्चों के लिए बहुत इनकरेजेबल स्कीम है डिपॉजिट की। उसको बच्चों के लिए बताना, क्यों बच्चों के जो उसमें कार्ड बनते हैं उसमें फोटो लग के आती है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। इन स्कीमों को सेविंग की आदत डालने के लिए बताने चाहिए। ते हमारा समाज जहाँ भी जो सेवा में बैठा है तो इन चीजों को बताए। इसी तरह सेवा पीपीएफ अकाउंट, ये सबसे मतलब 2-3 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें टैक्स का ट्रिपल बेनिफिट, टैक्सेबल इनकम जो होती है, जिसमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री है। पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि, ये दो ऐसे हैं। पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो 15 साल का अकाउंट होता है, और 500 से लेके 1.5 लाख तक सालाना उसमें जमा कराना होता है। मिनिमम 500 जमा करने का ना, मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। टैक्स रिबेट है। और साथ में 7 साल के बाद में पार्सल विड्रॉल अलाउड होता है। 300 से 6 साल के बीच में उसका हम लोन भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े बीच में।
और 15 साल के बाद मेच्योरिटी। अगर मेच्योरिटी के बाद कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हर 5 साल के लिए उसको आगे एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह एक SCSS स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें 60 साल की उम्र वाले हर व्यक्ति खुला सकता है, 1,000 से लेकर 30 लाख तक उसमें जमा कर सकते हैं। और इन इन तीनों स्कीमों में अच्छा ब्याज है जो गवर्नमेंट तय करती है। शायद EPFO डिपार्टमेंट के बराबर का होता है, सेम। EPFO और SCSS और सुकन्या समृद्धि में। और इसमें 1,000 से 30 लाख तक जमा कर सकते हैं। 5 साल की स्कीम है। क्वार्टरली इंटरेस्ट इसमें अवेलेबल है। और इंटरेस्ट तो लेना ही होता है, अगर नहीं लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। और फिर 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 8 साल तक वो पैसा रखा जा सकता है। और अगर सुपरन्यूशन बेनिफिट के साथ कोई आता है तो 55 साल की उम्र के बाद भी आ सकते हैं, सीनियर वही चीज मिलेगी। और अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड रिटायरी है तो 50 साल की उम्र के बाद भी इस स्कीम में पैसा जमा करा सकता है। इसी तरह हमारे साथी जिस तरह सेविंग स्कीमों का पूरा कुछ ऐसी स्कीम है जिनका ज्ञान नहीं है, उस तरह से बहुत सारे लोगों को लोन के बारे में भी बहुत ज्यादा ध्यान है। खासकर हमारा समाज तो लोन के एरिया में जाने नहीं चाहता। अगर जाना चाहता तो क्या करता है, पर्सनल लोन लेगा, स्कूटर लोन लेगा, कार लोन लेगा, और ज्यादा अगर जोर मारेगा तो होम लोन पे चला जाएगा। ये सभी चीजें क्या है, हमें कुछ देती नहीं है। ये कुछ इनकम के बजाय इन सब पे मेंटेनेंस खर्चा है। जबकि हमारे लोगों को सबसे पहले जहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, और अगर करना है तो एजुकेशन लोन पे खर्च करो, या दूसरे लोन है बिजनेस के लिए, बिजनेस लोन पर जाइए। बिजनेस लोन में कोलेटरल फ्री बहुत सारे लोन हैं, उनमें जाइए जहाँ पे कोलेटरल फ्री मिलता है, वो लोन लीजिए। 1 करोड़ तक कोलेटरल फ्री है। और छोटे छोटे लोन जैसे रेडी फड़ी वालों के लिए 10,000 तक का लोन अवेलेबल है। 10,000 तक का अगर प्राप्त उतारता है कोई, तो वो आगे 50,000 का ले सकता है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी जो स्कीमें हैं, हमारे समाज जो बैठा है जहाँ पर भी जो बता सकता है वो जरूर बताए। और ताकि हम उसका संघ के जो कोई भी साथी ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है, वो उसका फायदा ले सकें। और हमारे जो डरते हैं इन चीजों से, लोन वगैरह से या स्कीमों से, तो उनको ढंग से समझाएं। तो मैं समझता हूँ हमारे संघ का भी फायदा होगा और संघियों का भी फायदा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे शब्दों में कोई बताने में, कहने में और बात रखने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगा। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो।